फिजिक्स का क्लास आना ही हुआ था, कल हो जाएगा 10 बजे से, ठीक है। देखिए एक लड़का कमेंट कर रहा है सर लेट से क्लास लेते हैं, बताइए 12:30 बजे से डिस्कशन होता है, हम गरिया देंगे क्या जी? बताइए 10 मिनट लेट, 10 मिनट ना लेट। ऐसे भी डिस्कशन तो 12:40 में शुरू होता है, सब दिन से तो 12:40 में हुआ है। ऐसा ऐसा नमूना सब है ना, ये खोजिए जो लेट बोला है ना उसको ब्लॉक मार दीजिए। तो यहां पर क्लासरूम में बच्चा बैठ जाएगा तब ना डिस्कशन करवाना शुरू करेंगे। उसको जानते हैं, उसको कुछ होने आता होगा, हम लिख करके दे सकते हैं ये बात, समझ गए। गांव घर में एगो कहावत है, नाचना आवे तो आंगन टेढ़, समझ गए। जिसको कुछ नहीं आएगा वो 1000 बात बोलेगा, समझ गए। और जानते हैं जो 21 रुपया देकर के आप लोग पढ़ रहे हैं वो बड़ी शांति से पढ़ता है, जो 1500 देकर के पढ़ रहा है वही सब हल्ला करता है, समझ गए। अरे ये मेरा अनुभव किया हुआ चीज है जी। जो पूरा पैसा देकर के पढ़ता है वो एकदम बड़ी शांति से एकदम अनुशासन में रह के पढ़ता है। 500 1000 वाला वो सब खूब हल्ला करता है कि पच जाए, गेहूं के साथ घुनो पिसा जाए, समझ गया। झगड़ा उगड़ा भी हम देखे हैं कोचिंग में, तो झगड़ा बहुत हुआ, हम तो बहुत झगड़ा देखे हैं कोचिंग में। झगड़ा करने वाले के विषय में बाद में पता करते हैं तो पता चलता है कि इसका तो एडमिशन नहीं था, एडमिशन था भी तो गलत तरीका से एडमिशन था। तो सब गलत काम गलते आदमी करता है, और जो गलत है वो गलते रह जाएगा, जीवन में उसका कुछ होना जानी है नहीं, समझ गए। लेट से क्लास शुरू करते हैं, मत पढ़िए। 12:30 बजे से टेस्ट डिस्कशन होता है, इतना दिमाग तुमको ना है। अरे उसका कमेंट देख करके उसको ब्लॉक करो अगर मिल जाता है तो। ठीक है, जब तुम निगेटिव है तो भागो यहां से। निगेटिव माइंडेड लोग हमको एकदम पसंद ना है, समझे। अरे 5-10 मिनट लेट काहे ना हो सकता है? जब मोबाइल चलाने लगता होगा वही लौंडा, समझ गए, तो 2 घंटा तक रील देखते रह जाता होगा, तब वो लौंडा को टाइम का कोई मतलब नहीं पता चलता होगा, समझ गए। चलिए आइए, असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कौन है? ठीक है, आइए। पहला है गृहस्थ जीवन। और जानते हैं मजे की बात है वो बता देते हैं, पटना का टीचर सब जो है ना बड़ी नीचा गिर गया है, बहुत नीचा गिर गया पटना का टीचर सब। हम लोगों के विषय में सबको पता चल गया है कि गुस्साते बहुत ज्यादा हैं, फटाक से गुस्सा जाते हैं। इसका पटना का टीचर सब फायदा उठा रहा है। क्या करता है, कैसे बदमाशी करवाता है कि जैसे मान लिया जाए कि बैच खरीद लिया, आवाज नहीं जा रहा है, हेलो, आवाज जा रहा है, झूठ मूठ का बोल रहे नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या करता है, बैच खरीदवा करके अपना चला चपाटी को दे देता है, कहता है निगेटिव कमेंट मारते रहो, मास्टर देखेगा बमक जाएगा, क्लास छोड़ देगा। ये हमको हाल फिलहाल में पता चला है, कुछ दिन पहले। ये सब काम करता है पटना का मास्टर सब, समझ गए। इतना ज्यादा गिर गया है पटना का मास्टर सब। हम इस पे बड़ी रिसर्च करवाए हैं, 1 महीना तक रिसर्च करवाए हैं, तब जाकर के हम ये बात बोल रहे हैं आपको, समझे। तो कुछ लोग निगेटिव कमेंट जानबूझ करके करवाता है। हम बिट्टू झा सर बहुत गुस्साते हैं, ठीक है। तो गुस्सा आ जाता है तो फिर क्लास बंक हो जाता है, क्लास बंद हो जाता है। हम लोग को समझने में इस चीज को टाइम लग गया, लेकिन अब हम समझ गए, हम तो नहीं गुस्साते हैं, हम तो गरिया फरिया करके क्लास ले लेते हैं, समझ गए, मन को शांत करके। अब बिट्टू झा सर को समझाएंगे, समझा रहे हैं, 1 बार समझाएं, 4 बार 5 बार समझाएंगे तो वो समझिए जाएंगे, समझे। तो इतना घटिया हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, जानबूझ करके जो है निगेटिव कमेंट मार देगा आकर के, और तुरंत खिसक जाएगा। बहुत सारा तरीका से रिसर्च किए हैं हम, उस आधार पे हम आपको बोल रहे हैं। एक आईडी से मेरा सारा बैच लिया हुआ है, कोई है बोलेंगे नहीं, एक ही आईडी से सारा बैच है, और निगेटिव कमेंट वही करता है। और साथ ही साथ उसका ये देखे हैं
5 से 10 मिनट वो टिकता है, शुरू में आता है 5 से 10 मिनट टिकेगा, फिर वो चल जाता है। उसको क्लास उलास करने से कोई मतलब ना है, वो निगेटिव कमेंट करने के लिए भी करता है, समझ गए। वो कमेंट करेगा क्लास में एकदम साउंड है, सब चीज ठीक है, वो कमेंट करेगा साउंड नहीं आ रहा है, कुछ देर के बाद कमेंट करेगा फलना नहीं हो रहा है, वही आईडी से सब बैच में आकर के। तो इसका क्या मतलब निकलता है? थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस है तो निकाल करके बताइए, क्या निकलता है बताइए आप हमको। डिस्टर्ब करने के लिए वो आता है, तो उस आधार पर हम आपको ये बात बोल रहे हैं। तो पटना का मास्टरवा सब इतना गिर गया है, समझे। असत्य कथन का चयन करे, गलत कथन का चयन करे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। हाँ कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। हाँ कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। हाँ कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष, न्यूनतम उम्र 15 वर्ष। और देखिए, जानते हैं बेरोजगार, बीमार, ऋणी, चोर, डाकू, हत्यारा, ये सब लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। ये सब लोग बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। तो बौद्ध संघ में शामिल जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, वे लोग शामिल हो सकते थे। और बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र होता था आपको 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोबलम और इसकी पत्नी कन्नगी एवं नतर्की माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? शिल्पादिकाराम। शिल्पादिकाराम। सुनिए बताते हैं। आप इतिहास में संगम वंश जब पढ़ेंगे तो वहां पर चेर, चोल, पांड्य राजवंश के विषय में पढ़ना होता है। तो एक चोल राज्य हुआ करता था। चोल राज्य में एक व्यापारी था, उसका नाम था कोबलम। कोबलम व्यापार करने के लिए अलग अलग जगह जाता था। तो कोबलम व्यापार करने के लिए जो अलग अलग जगह जाता था, कोबलम व्यापार करने के लिए जो अलग अलग जगह जाता था, उसी क्रम में कोबलम की मुलाकात एक वेश्या से हुई और कोबलम की मुलाकात हुई माधवी नामक वेश्या से। कोबलम की पत्नी थी कन्नगी। कोबलम चोल साम्राज्य का व्यापारी था, इसकी पत्नी थी कन्नगी। और कोबलम व्यापार करने के लिए जब अलग अलग जगह जा रहे थे तो उनकी मुलाकात माधवी नामक एक वेश्या के साथ हुआ। कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया और माधवी से प्रेम करने लगा और माधवी के साथ ही रहने लगा। और माधवी के प्रेम के चक्कर में कोबलम का व्यापार ठप पड़ गया। माधवी के प्रेम के चक्कर में कोबलम का व्यापार खत्म हो गया। और जब कोबलम का व्यापार खत्म हो गया, कोबलम रोड पर आ गया, तो माधवी भी उसको छोड़ दी। तत्पश्चात फिर से कोबलम को अपनी पहली पत्नी का याद आया और फिर से कोबलम अपनी पहली पत्नी कन्नगी के पास चला गया। तो कोबलम, कन्नगी और माधवी के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी हमें शिल्पादिकाराम नामक साहित्य देता है। और इस शिल्पादिकाराम नामक साहित्य की रचना इलांगे आदिगल ने किया है। इलांगे आदिगल विद्वान का नाम है। फिर आपको अन्य ऑप्शन में ये सब साहित्य है। तिरुकुरल, जीवक चिंतामणि, मणि मेखले, ये सब साहित्य है। तो इसमें जो तिरुकुरल है, इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने किया है। तिरुवल्लुवर ने किया है। जीवक चिंतामणि, इसकी रचना तिरुतक्क देवर ने किया है। तिरुतक्क देवर ने किया है। और मणि मेखले, इसकी रचना शीतले सतनार ने किया है। शीतले सतनार, शीतले सतनार ने किया है। शीतले सतनार ने किया है। शीतले सतनार ने, समझ गए। तो याद रखिएगा, साहित्य के रचयिता आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, समझ गए। तो आ जाइए, एक सेकंड में याद करते हैं। तिरुकुरल के रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुकुरल के रचयिता कौन है? तिरुकुरल के रचयिता कौन है? जीवक चिंतामणि के रचयिता तिरुतक्क देवर। जीवक चिंतामणि के रचयिता मणि मेखले के रचयिता शीतले सतनार। मणि मेखले के रचयिता, मणि मेखले के रचयिता शीतले सतनार। शिल्पादिकाराम के रचयिता इलांगे आदिगल। इलांगे, बोलिए महाराज, बोलने से याद होगा। क्या होगा?
टॉप है नाम, लेकिन बोलना पड़ेगा, पूछा जाता है यहां से प्रश्न, समझ गए। एक बार फिर से इसको याद करवा। तिरुकुरल के रचयिता, तिरुकुरल के रचयिता, जीवक चिंतामणि के रचयिता, जीवक चिंतामणि के रचयिता, मणिमेखले के रचयिता, शिल्पाधिकाराम के रचयिता, शिल्पाधिकाराम के रचयिता। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? अपरहत। क्या कहा जाता था? अपरहत, अपरहत। अब गुप्त काल में सील भूमि किसे कहा जाता था, वास्तु भूमि किसे कहा जाता था और क्षेत्र भूमि किसे कहा जाता था? गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहा जाता था। और वास, रहने योग्य भूमि, जहां पर लोग रहते थे, जहां पर मानव निवास करते थे, रहने योग्य या निवास योग्य भूमि वास्तु कहलाता था। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि जो है आपको क्षेत्र कहलाता था। कृषि योग्य भूमि क्या कहलाता था? क्षेत्र। क्लियर है? याद रखिएगा। तो आइए एक सेकंड में याद कर लेते हैं। गुप्त काल में जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जंगली भूमि को क्या कहा जाता? जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती, रहने या निवास योग्य भूमि, रहने या निवास योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। आगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? सुनिए, इक्ता प्रथा क्या है? देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे, सुल्तान अपने सेनापतियों को भूमि का टुकड़ा दे देता था। सुल्तान अपने सेनापतियों को भूमि का टुकड़ा दे दिया करता था, जागीर दे दिया करता था, उसी को इक्ता कहा गया। और उस इक्ता के बदले सुल्तान सेनापतियों को वेतन नहीं देता था, सुल्तान सेनापतियों को वेतन नहीं देता था, बल्कि भूमि का एक टुकड़ा दे देता था, उसी को इक्ता प्रथा कहा गया। और देखिए, भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने किया है, मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी अपना पहला इक्तादार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया, पहला इक्तादार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला इक्तादार बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन ध्यान रहे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, उस इक्ता प्रथा को खत्म अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो इक्ता प्रथा को समाप्त किया, उसे फिर से शुरू सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था, उसे फिर से शुरू किया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। यानी आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर कहेगा भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया, तो इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी। पहला इक्तादार किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पूछेगा तो इल्तुतमिश। समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। फिर से शुरू किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक। टोटल 5 फैक्ट है, पांचों फैक्ट एक बार याद कर लेते हैं। भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? आए, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्तादार किसे बनाया? किसे बनाया? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? फिर से इसे शुरू किसने किया? फिरोज शाह। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय में चांद बीबी निम्नलिखित में से किस देश की शासिका थी? दौलताबाद। कहां की? दौलताबाद। अब सुनिए, समझिए। देखिए, मुगल बादशाहों में बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक को अगर आप पढ़ेंगे तो इन सभी मुगल बादशाहों में सबसे महान मुगल बादशाह हुआ अकबर। अकबर प्रथम मुगल बादशाह हुआ जिन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। इनसे पहले हुमायूं और बाबर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान नहीं किया था। पहली बार दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया किसने? तो पहली बार किया आपको अकबर ने। किसने किया? अकबर ने। अकबर दक्षिण भारतीय राज्य के अंतर्गत असीरगढ़, खानदेश, दौलताबाद, इन तमाम क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इन तमाम दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में दौलताबाद का अभियान अकबर ने 1599 में किया था। इस समय यहां की शासिका हुआ करती थी चांद बीबी। अब दक्षिण भारतीय राज्यों में खानदेश एक ऐसा राज्य था
जो अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। दक्षिण भारतीय राज्यों में खानदेश एक ऐसा राज्य था जो अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। और अकबर दक्षिण भारतीय राज्यों के अंतर्गत अंतिम सेना अभियान असीरगढ़ के किला का किया था 1601 में। असीरगढ़ के किला का किया था 1601 में, और कहा जाता है यह दुर्भेद किला था। और इस किला को जीतने के बाद इसके ताला को अकबर ने सोना के चाबी से खुलवाया था। सोना का चाबी बनवाया, उसी से असीरगढ़ के किला के ताला को खोलने का काम अकबर ने किया था। समझ गए, याद रखिएगा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, और 1707 में खेड़ा का युद्ध साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ। इस युद्ध में साहू जी की जीत हुई, ताराबाई की हार हुई। और इस युद्ध को जीत कर ही साहू जी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा बने। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा बने। और साहू जी जो है आपको 1707 से लेकर के 1749 ईस्वी तक पेशवा बने रहे। ठीक है, आंसर 1707। तो बताइए खेड़ा का युद्ध कब हुआ है जी? खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच, किसकी जीत हुई? और खेड़ा के युद्ध को जीतकर कौन मराठा पेशवा बना? कौन बना? साहू जी। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया? देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। और डचों ने भारत में अपनी पहली कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। वहीं कोचीन में अपनी पहली कारखाना पुर्तगालियों ने खोला। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कारखाना कोचीन में खोला। ट्रावनकोर में अपनी पहली कारखाना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला। और सूरत में अपनी पहली कारखाना ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने खोला। ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने खोला। तो सभी यूरोपीय कंपनी की जो पहली कारखाना कहां खोली गई थी, यह बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, याद कर लीजिए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कारखाना कहां खोला? पुर्तगालियों ने अपनी पहली कारखाना कहां खोला? डचों ने अपनी पहली कारखाना कहां खोला? डचों ने अपनी पहली कारखाना कहां खोला? डेनिशों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? देखिए, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब में सिख साम्राज्य का संस्थापक था। पंजाब में सिख साम्राज्य का संस्थापक था महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित था। और भले ही इन्होंने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की हो, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष शासक थे। सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से यह देखा करते थे। और कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह को एक ही आंख था, एक आंख नहीं था। इसी पर महाराजा रंजीत सिंह ने यह कहा है कि ईश्वर ने हमारा एक हाथ एक आंख इसलिए ले लिया क्योंकि ईश्वर भी यह चाहते हैं कि हम सभी धर्मों को एक दृष्टिकोण से देखें, सभी धर्मों को एक दृष्टिकोण से देखें, एक ही आंख से देखें, एक ही प्रकार से देखें। महाराजा रंजीत सिंह का ही ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जाता है तो सिख राज्य की स्थापना भले उन्होंने किया, लेकिन उनके जो दरबार में वित्त मंत्री थे और विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन जो कि मुसलमान, और वित्त मंत्री दीनानाथ जो कि हिंदू हुआ करता था। तो आंसर हो जाएगा बी। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बना हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया। वहीं भारत में अगर सहायक संधि के जन्मदाता की बात की जाए तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? बताइए। 1920 नागपुर ना। अध्यक्षता कौन किया था? विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी। सबसे ज्यादा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। हाँ या ना?
हाँ हुआ था। अध्यक्षता किसने किया? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में से एकमात्र किसने आए? 1919 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अमृत। अध्यक्षता किसने किया? मोतीलाल। 1921 में कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था? शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था, बल्कि 1889 में हुआ था, और इसकी स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा की गई। वहीं देव समाज, बेलूर मठ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इस सब की जो स्थापना हुई है, इस सब की स्थापना 1887 में हुई है। 1887 में हुई है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया, और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी राणा डे ने किया। एमजी राणा डे ने किया। एमजी राणा डे ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो आइए याद कर लेते हैं। शारदा सदन की स्थापना कब हुई है? 1800। शारदा सदन की स्थापना कब हुई है? किसने किया? किसने? देव समाज के संस्थापक। देव समाज के संस्थापक। बेलूर मठ के संस्थापक। बेलूर मठ के संस्थापक। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किसने किया है? किसने किया है? असत्य मिलान का चयन करिए, गलत मिलान का चयन करिए। गलत मिलान का चयन करिए। राजवंश और संस्थापक। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, सही है। उत्पल वंश अवंती बर्मन, सही है। लोहार वंश संग्राम राज, सही है। गहरबाल वंश वासुदेव, नहीं। गहरबाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। कौन थे? अब देखिए यहां पर जो कारकोट, उत्पल और लोहार वंश है, ये तीनों राजवंश कश्मीर में शासन करने वाला हिंदू राजवंश है। और कश्मीर में शासन करने वाले इन तीनों हिंदू राजवंशों के शासन के विषय में जानकारी हमें कलहन का राज तरंगनी देता है। कलहन का राज तरंगनी। कलहन का राज तरंगनी देता है। राज तरंगनी की रचना कलहन ने किया है, और राज तरंगनी में टोटल 8 तरंग है। 8 तरंग है, उसी से हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर जो गहरबाल वंश है, गहरबाल वंश के शासकों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शासन किया। गहरबालों की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज को राजधानी बनाकर गहरबाल शासकों ने शासन किया, और इस गहरबाल वंश के ही शासक जयचंद हुआ करते थे। जयचंद हुआ करते थे, जिसे 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया और कन्नौज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। समझ गए? तो बताइए, कारकोट वंश के संस्थापक, कारकोट वंश के संस्थापक, उत्पल वंश के संस्थापक, उत्पल वंश के संस्थापक, लोहार वंश के संस्थापक, गहरबाल वंश के संस्थापक। कारकोट, उत्पल, लोहार वंश कहां शासन किया? कहां शासन किया? और कश्मीर में शासन करने वाले इन राजवंशों के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त? राजतरंगिणी के रचयिता आए। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग? कितने तरंग? राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? टॉमस पेन। किसने लिखा? टॉमस। राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा है? यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। किसने कहा है? आए? किसने कहा है? जोसेफ मेजिनी। जोसेफ, कहां से पानी गिरता है यार? हाँ, यहां से गिरता है ना, पेन से नहीं गिर रहा है, बोर्ड पे, बोर्ड पे गिरता है, वहां से कट उठ गया होगा। चलिए, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर। असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर, सही है। अरे यहां पर जो है कहिए ठीक कर देगा, यहां पे पानी गिर रहा है, यहां पे देखिए आप। अरे उठो ना जी, दिमाग ना है, पागले है। यहां पर देखिए पानी गिर रहा है, पाइप से पानी गिर रहा है, ठीक है, उसको कहिए ठीक कर देगा। असत्य कथन का एकदम कॉमन सेंस ना है, कॉमन सेंस बेच के खा गया है। थोड़ा सा एक मानवता भी होता है, नैतिकता भी होता है, कुछ ना है। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है, सही है।
आसवान बांदिल नदी पर, ऐसा ही है। करीबा बांदिल नदी पर नहीं, यह जामबेजी नदी पर। कौन नदी पर है? जामबेजी नदी। बहुत पानी गिर रहा है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बोर्ड खराब हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी होगा। उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने। आगे आपको कैप्टन कुक है, ओबेल तस्मान है, मैगलन है। मैगलन प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया। जलमार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण मैगलन ने किया। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया, मैगलन ने ही किया। ओवेल तस्मान है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का खोज इन्होंने ही किया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का खोज ओवेल तस्मान ने किया है। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की। हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है। हवाई द्वीप समूह को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह पर अमेरिका का अधिकार है। अमेरिका का अधिकार हवाई द्वीप समूह पर है, उसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। उसकी खोज कैप्टन कुक ने किया था। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा का प्रयोग किया जाता है। किसका? बनिहाल। ये दर्रा जम्मू कश्मीर में है। फिर बुर्जिल दर्रा की अगर आप बात करेंगे तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर को गिलगित से आपस में जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से आपस में जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। यह मणिपुर को म्यांमार से आपस में जोड़ता है। म्यांमार से आपस में जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। समझ गए? तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? आए, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग? बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर को, श्रीनगर को। तुजू दर्रा कहां है? तुजू दर्रा कहां है? मणिपुर से म्यांमार को कौन दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन दर्रा जोड़ता है? कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर आप देखिएगा, यह भारत है। भारत का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। यह भारत का जो समुद्री तट है, यह पूर्वी समुद्री तट कहलाता है। और भारत का जो ये समुद्री तट है, यह पश्चिमी समुद्री तट कहलाता है। पश्चिमी समुद्री तट पर गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और नाहबा सोबा बंदरगाह है। मुंबई और नाहबा सोबा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। और गोवा राज्य में मार्मुगांव बंदरगाह है। मार्मुगांव बंदरगाह है। कर्नाटक राज्य में मंगलुरु बंदरगाह है। मंगलुरु बंदरगाह है। और केरल राज्य में कोची बंदरगाह है। ये सभी ऐसे बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर है। भारत के पश्चिमी तट पर है। और फिर भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता बंदरगाह है। ओडिशा राज्य में पाराद्वीप बंदरगाह है। ओडिशा राज्य में पाराद्वीप बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और फिर जो है आपको तमिलनाडु में एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह है। और जो है आपको यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो ये सब बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है और वो सब बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है। याद रख लीजिएगा। तब इसमें बताइएगा आप, कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है नाहबा सोबा। ये महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र राज्य में जो है ये आपको पश्चिमी तट पर है। महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र राज्य में ये आपको पश्चिमी तट पर है। बाद बाकी पाराद्वीप उड़ीसा में, एन्नौर तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ये सब पूर्वी तट पर है। सबसे व्यस्त बंदरगाह इसमें मुंबई तो सबसे बड़ा बंदरगाह है। हल्ला मत कीजिए, बता रहे हैं ना। विशाखापत्तनम होना चाहिए। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी है। गोदावरी की है। बाद में जाकर तुंगभद्रा भी गोदावरी में न मिलता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? चोलामू झील सिक्किम में है। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। डिंडवाना झील राजस्थान में है।
लोनार झील महाराष्ट्र में है और पिछौला झील भी राजस्थान में ही है, राजस्थान में ही है। समझ गए? नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है? नहीं, इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, अधिकता होती है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। इसकी उर्वरता सबसे कम होती है। हाँ। केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। हाँ। या चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। हाँ, आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र वेस्ट बंगाल में स्थापित हुआ और वेस्ट बंगाल में यह ब्रिटेन के मदद से स्थापित हुआ। वेस्ट बंगाल में यह ब्रिटेन के मदद से स्थापित हुआ। राउरकेला ओडिशा में स्थापित हुआ और ओडिशा में जो है यह जर्मनी के मदद से स्थापित हुआ, जर्मनी के मदद से स्थापित हुआ। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है आपको छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो है यह आपको रूस के मदद से स्थापित हुआ, रूस के मदद से स्थापित हुआ। ये तीनों ऐसे इस्पात संयंत्र है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 1961 के दौरान अलग अलग देशों के मदद से स्थापित हुआ। वहीं अगर बोकारो स्टील प्लांट की बात की जाए तो बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 ईस्वी में, तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966, इसी बीच में 1964 पड़ता है। 1964 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के मदद से 1964 ईस्वी में हुआ, रूस के मदद से 1964 ईस्वी में हुआ, याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुआ, लेकिन वह असफल हो गया। वहीं भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग 1907 झारखंड के जमशेदजी टाटा के द्वारा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर साक्षी नामक स्थान पर टिस्को के नाम से किया टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी। क्लियर है? याद रखिएगा। तो बताइए कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं हुआ? कौन नहीं हुआ? बोकारो कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित आए और किस देश की मदद से और कब? कब? वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सब ना स्थापित हुआ था जी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र कहां स्थापित हुआ? किस देश की मदद से? राउरकेला कहां स्थापित हुआ? किस देश की मदद से? दुर्गापुर कहां स्थापित हुआ? किस देश की मदद से? चलिए, इसके बाद प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब और कहां? पश्चिम बंगाल 1874 में, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1874। और भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात कारखाना टिस्को, नीचे से एक लाइन लिखिएगा, भारत का प्रथम सफलतम, भारत का प्रथम सफलतम भारत का प्रथम सफलतम भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात कारखाना भारत का प्रथम सफलतम लौह इस्पात कारखाना, बुक तैयार हो गया। देखिए बुक तैयार हो गया ना, आज आ जाएगा। भारत का प्रथम सफलतम बुक मार्केट में आएगा, मिलेगा ना, आप लीजिए या ना लीजिए, क्या बात करते हैं। ब्रांड है, ब्रांड
समझ गए? आपको क्या लगता है? आप लीजिए ना लीजिए, मेरा बुक मार्केट में आएगा, छू मंतर हो जाएगा तुरंत। अपना साख बनाए हैं मार्केट में 5 साल में, समझे? तो ये सब भरम में मत रहिए आप लोग। बिट्टू सर आम बोलते हैं, इमली बोलते हैं। भारत का प्रथम सफलतम, आपने लीजिएगा, बाहरी बच्चा लेकर के पढ़ के पास करेगा, मत लीजिए। भारत का प्रथम सफलतम, लड़की लोग को नहीं लेना, लड़की लोग को फ्री में देंगे हम, ठीक है? मार्केट से नहीं लेना, आप लोग को फ्री में देंगे। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोग को फ्री में देंगे, समझे? भारत का प्रथम सफलतम, भारत का प्रथम सफलतम लो इस्पात उद्योग, भारत का प्रथम सफलतम लो इस्पात उद्योग, भारत का प्रथम सफलतम लो इस्पात उद्योग टिस्को है, टिस्को है, टिस्को है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को है, जिसकी स्थापना 1907 में, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। परियोजना, पूर्णा परियोजना नहीं है, अरे महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों से इसका संबंध है, बताते हैं। पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है और यह महाराष्ट्र राज्य में है। कौन राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। वही अन्य परियोजनाओं का संबंध कर्नाटक राज्य से है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी, और भद्रा परियोजना भद्रा नदी, भद्रा परियोजना भद्रा नदी, समझ गया? वासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? लक्षद्वीप। किसका मिलान गलत है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप। राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 65 में है। गौर से सुनिएगा। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 65 में है। कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65। लेकिन जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 70 में है। तो वही अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति, मतलब कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 70 में है और कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और ऐसा हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, जो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर लगभग 1 माह तक कार्य किए हैं। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर 1 माह तक कार्य किए हैं। और यह घटना 1969 ईस्वी में हुआ, 1969, 1969 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 देता, हाँ देता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना 123, हाँ। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श 141 नहीं बल्कि 143। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता अनुच्छेद 143 के तहत। यही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, हमको बताना पड़ेगा। ये इतिहास ने पढ़ाए हैं। 1 2 3 4 होगा, कोई कंफ्यूजन है? बताना होगा। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य छोटी छोटी पार्टियों को। तो किसके संदर्भ में पूछ रहा है? मुस्लिम लीग। 73 होगा ना जी। कांग्रेस के संदर्भ में पूछता तो 200, ये बताना होगा। आए 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1900, 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। क्या है? 10वीं अनुसूची 52वां क्या है उसमें? 11वीं अनुसूची पंचायती कैमा संविधान संशोधन। 12वीं अनुसूची क्या है इसमें? आए पढ़े हैं ना ये सब पॉलिटिक्स?
आंसर क्या होगा? 2 1 3 4। आगे बताइए, प्रथम अनुसूची में क्या है? क्या है? संघ राज। और दूसरी में क्या? वेतन। तीसरी में शपथ। चौथी में राज्यसभा में। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। छठी में असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा। सातवीं में संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची। और आठवीं में राज। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, उसके अलावा कोई शामिल नहीं होता है। लोकसभा राज्यसभा के सब सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, लेकिन उसके अलावा कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, उसके अलावा कोई भी शामिल नहीं होता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, हाँ। राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, हाँ। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य नहीं। विधानसभा के सभी सदस्य नहीं। तो कौन शामिल नहीं होते? 3 और आंसर सी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? देखिए, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। एगो पुडुचेरी, एगो दिल्ली और एगो जम्मू कश्मीर। पुडुचेरी को 1 सीट, दिल्ली को 3 सीट, जम्मू कश्मीर को 4 सीट। जम्मू कश्मीर को 4 सीट। तो इसको प्राप्त है, इसको प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। सिक्किम तो राज्य है, सिक्किम को तो प्राप्त है, ये है, एगो सीट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, यानी आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपको गलत है, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर ए दे दिया है, जबकि इसका सही उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी। डी होगा इसका सही उत्तर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? देखिए, उच्च न्यायालय, टाइपिंग मिस्टेक है, समझिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डी होना चाहिए, ए कर दिया है, समझ गए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत करते हैं। और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं, और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। इन तीनों से परामर्श करते हैं, इन तीनों से परामर्श करके जो है नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति होती है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता महान्यायवादी। कौन होता? महान्याय। और इसकी नियुक्ति कर के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और भारत सरकार पर जो केस मुकदमा होता है ना, पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के केस मुकदमा में भारत सरकार की तरफ से पैरवी महान्यायवादी ही करते हैं। और महान्यायवादी को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 यह अधिकार देता है कि वह संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत की गई है, हाँ। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, हाँ। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, हाँ। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा? नहीं, अरविंद पनगडिया। अरविंद पनगडिया ये जो है ना, गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे आपको गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था, और योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ है। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा नहीं, बल्कि अरविंद पनगडिया। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेड़ी, सुमन कुमार बेड़ी, सुमन के बेड़ी, सुमन के बेड़ी। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन 1900। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना से लेकर भारतीय संविधान के लगभग हर भाग में कुछ ना कुछ संशोधन जरूर हुए हैं, जिस वजह से इसको मिनी संविधान कहा जाता है। और यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति
संविधान संशोधन विधेयक पर, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अनुमति देने के लिए बाध्य है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और आपात संबंधी उपबंध को सशक्त बनाया गया, आपात संबंधी उपबंध को सशक्त बनाया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बी.आर. मेहता, बी.आर. मेहता, समझ गए। और बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुआ था और इसी समिति के सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही जो है आपको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की सूत्रपात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में भी उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। तो आपसे पूछा जाता है भारत में पंचायती राज का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान में हुआ, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959। और बी.आर. मेहता समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की भी सिफारिश किया था। क्लियर है? इससे आगे जो है साइंस का है, अभी देखेंगे। चलिए, तो इससे आगे मिलते हैं 4 बजे और डिस्कशन खत्म होने के बाद जो समय बचेगा उसमें ज्योग्राफी का वीडियो चल जाएगा। आज तो मेरा ही ना क्लास है, ज्योग्राफी का वीडियो चल जाएगा, उसके बाद 4 बजे हम आते हैं, फिर पढ़ाएंगे इतिहास। धन्यवाद। आइए हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। पानी गिर रहा है। पोचमपल्ली कर्नाटक, कावेरी नदी पे कर्नाटक। देखिए, आइए क्वेश्चन है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, मतलब प्राकृतिक कृषि का जन्मदाता भी बोल सकते हैं इनको। कौन थे? मासानोबु फुकुओका। कौन थे? मासानोबु फुकुओका। एस रंधावा। एस स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है? क्या बोलता है? हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, भारतीय हरित क्रांति का जनक। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक। विलियम गॉड्स, हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड्स। तो बोलिएगा प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मासानोबु फुकुओका। भारतीय हरित क्रांति का जनक, भारतीय हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक वर्गेज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया था, 2003 से ही लागू हुआ। इसका संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से। आया था 2000 में, लागू कब हुआ? 2003 से। ओजोन परत से कौन संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो ओजोन क्षरण से संबंधित कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आया था 16 सितंबर 1987। इसीलिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस। इसीलिए एक है क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखेंगे। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है आपका ग्लोबल वार्मिंग से। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। ये आया था 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 10 साल बाद आया था क्योटो प्रोटोकॉल।
तो बोलिएगा क्वाटो प्रोटोकॉल, कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध, कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध आया कब, लागू कब से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध कब आया, 16 सितंबर 1900। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से, ये कब आया, 97। इसी को बोलते हैं हरित गृह गैस। क्या बोलते हैं, हरित गृह गैस। इसी के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज्यादा कौन सा गैस उत्तरदायी है, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा गैस उत्तरदायी है, CO2। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास होता क्या, सतत विकास होता किसी भी संसाधन को हम इस तरह यूज करें कि आने वाला हमारा पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, मतलब अपने पूरा पिछले पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना, उसी को बोलते हैं क्या, सतत विकास। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण यह भी जरूरी है, निर्धनता को घटाना। उपयुक्त क्या आ जाएगा, सभी, उपयुक्त सभी। वाट किसका, शक्ति का। वाट आवर रहता तो, वाट आवर रहता तो ऊर्जा का, किसका, वाट आवर या वाट मिनट या वाट सेकेंड। वाट के बाद अगर आवर मिनट या सेकेंड लग जाए, ऊर्जा का। सिर्फ वाट रहे तो शक्ति का। नॉट किसका होगा, समुद्र जहाज की गति। नॉटिकल मील, नौ संचालन, मतलब कितना दूरी तय किया। एक नॉटिकल मील में कितना मीटर, 1852 मीटर, 1.852 किलोमीटर। तो एक नॉटिकल मील में कितना, 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। कैलोरी किसका, उष्मा का। कैलोरी उष्मा का। तो हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन सी। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्या बनेगा, लाल और नीला मिलाएंगे तो क्या, एक बार देखिए, ये क्या हो जाएगा, रेड। ये क्या होगा, ग्रीन। ये क्या होगा, ब्लू। ये क्या हो जाएगा, येलो। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सियान नीला। क्या बोलते हैं, सियान नीला। ये क्या हो जाएगा, मैजेंटा। क्या होगा, मैजेंटा। तो आपको पूछ रहा लाल और हरा, तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये बोलता है हरा और ब्लू तो श्याम नीला, श्याम नीला। इसको पिकॉक नीला भी बोलता है। और यही लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंटा, लाल और नीला मिलेगा तो मैजेंटा। और ये सब एक जगह जाके मिलेगा तो कौन सा, सफेद। अगर तीनों प्राथमिक रंग लाल हरा और नीला को मिला दे तो कौन, सफेद। तीनों प्राथमिक रंग मिलेगा तो सफेद। बाकी ये जो बन रहा है द्वितीयक रंग, ये जो बन रहा है येलो श्याम नीला या मैजेंटा, क्या है, द्वितीयक रंग। बोल रहा अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, हमेशा। अच्छा देखिएगा, समतल दर्पण, इसको लिख लेंगे या याद कर लेंगे। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा कैसा, वास्तविक बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा, आएगा सीधा नहीं। हमेशा जहां भी काल्पनिक आता है सीधा बनता है, यहां अपवाद है, ध्यान देंगे। जहां भी काल्पनिक बनेगा सीधा और वास्तविक बनेगा तो उल्टा। लेकिन यहां अपवाद है, समतल दर्पण में काल्पनिक बनेगा लेकिन पार्श्व उल्टा। कैसा, पार्श्व उल्टा। और जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनने के बाद काल्पनिक साथ क्या होता है, सीधा। सिर्फ समतल अपवाद है, लेकिन जहां भी काल्पनिक आएगा तो सीधा, और जहां भी वास्तविक आएगा तो उल्टा। तो अब उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा, और हमेशा वस्तु से कैसा, छोटा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा। अवतल दर्पण देखें, अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों। काल्पनिक और वास्तविक दोनों।
अच्छा, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। जहां काल्पनिक बनेगा वहां सीधा बनेगा, जहां वास्तविक बनेगा वहां उल्टा। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा और छोटा बनेगा। अच्छा, बता सकते हैं बराबर कब बनेगा? हाँ, प्रतिबिंब जब सी पे वक्रता केंद्र पे बनेगा तो रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और वो बराबर होगा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देख लिए ना, दो और लेंस भी देख लेते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक वास्तविक सीधा और उल्टा, बड़ा बराबर और छोटा। ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण के जो अवतल दर्पण में जैसा बनता है वैसा ही उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के जैसा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के जैसा होता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक वास्तविक सीधा उल्टा, बड़ा बराबर और छोटा। वैसे ही उत्तल लेंस से बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा और उल्टा भी बनेगा, बड़ा बराबर और छोटा बनेगा। तो अवतल दर्पण जैसा कौन बिहेव करेगा? उत्तल लेंस। अवतल दर्पण जैसा उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो अब देखेंगे कि अवतल दर्पण जैसा उत्तल लेंस कर रहा बिहेव कर रहा है, तो अवतल लेंस जैसा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कैसा बना? काल्पनिक। उत्तल दर्पण में काल्पनिक बना है ना, तो अवतल लेंस में भी काल्पनिक बनेगा। उत्तल दर्पण में कैसा बना? सीधा। तो सीधी व काल्पनिक जहां भी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कैसा? छोटा। कैसा? छोटा। ठीक है, लिख लिए। हाथ से नीचे कर दे, बढ़े आगे। हाँ, क्या बोले? दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसका नियम है ये? किसका? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम होता है K Q1 × Q2 by R²। दोनों आवेश के मात्राओं का गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसका है ये? कूलॉम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर IR। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? विद्युत धारा। और R क्या है? प्रतिरोध। किरचॉफ का नियम हम लोग हीट में पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसे वस्तु, मतलब कोई वस्तु जितना अच्छा अवशोषक होते हैं उतना अच्छा उत्सर्जक भी होते हैं। कोई ऐसा वस्तु जितना ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करेगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट भी करेगा। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम। फैराडे का नियम हम लोग पढ़ते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? किससे? इस्पात से। और अस्थायी चुंबक किससे? किससे? नर्म लोहा या कच्चा लोहा कह सकते हैं। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक कच्चा लोहा या नर्म लोहा, और वही अस्थायी चुंबक बोलेगा तो इस्पात। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित या अनियंत्रित? क्या होगा? अनियंत्रित। परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पे? किस पे? नाभिकीय विखंडन। परमाणु रिएक्टर भी नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित की अनियंत्रित? नियंत्रित। इसको लिख लेंगे, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम, लेकिन कैसा? अनियंत्रित। कैसा? इसमें कंफ्यूजन होता है। जहां जहां हम कंफ्यूजन होते हैं इसलिए क्लियर आप लोग करते हैं कि हम भी जब पढ़ते थे तब कंफ्यूजन था, अब नहीं होता है। तो परमाणु बम में कैसा होगा? अनियंत्रित। यही आपका परमाणु रिएक्टर बोले। परमाणु रिएक्टर भी परमाणु नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे, लेकिन कैसा? नियंत्रित। कैसा? नियंत्रित। नाभिकीय संलयन के आधार पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बम। नियंत्रित की अनियंत्रित? अनियंत्रित। कैसा? अनियंत्रित। अच्छा, परमाणु बम में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका यूज करते हैं? कैडमियम या बोरॉन का क्षार। किसका? कैडमियम या बोरॉन का क्षार। मंदक के रूप में किसको? D2O का। हाँ, ग्रेफाइट का भी, लेकिन D2O ज्यादा यूज किया जाता है, हर एक जगह D2O यूज किया जाता है मंदक के रूप में। D2O का परमाणु द्रव्यमान 20। वो किसका समस्थानिक है? D2O हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का 3 गो है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मिनीमाता रोग किसके सेवन से? किसके सेवन से? पारा या मरकरी? कैडमियम से? इटाई। इटाई। कौन रोग? इटाई। इटाई। नाइट्रेट से? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है कि ये जो रोग होता है बच्चा में ही होता है, और बच्चा का जो ना शरीर ब्लू कलर जैसा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। इटाई। 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 मिनीमाता रोग मरकरी या पारा? मिनीमाता रोग मरकरी।
WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर का क्वेश्चन। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा, अरे हाँ भाई जी बता, यौगिक होगा। सुनिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। अच्छा, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? इतना बोलते हैं कि पता नहीं चलता कौन क्या बोलता। कोई जब निश्चित अनुपात में बोलेगा तो क्या होगा? यौगिक। और जब अनिश्चित अनुपात में मिलाएगा तो मिश्रण। हम नहीं सुने। तत्व, तत्व क्या होता है? तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या? परमाणु। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु। तत्व एलिमेंट कुछ भी, हाइड्रोजन, सोडियम, एल्युमिनियम, कुछ भी तत्व है। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु। और यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु। परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। हाँ क्या? बोलिए बोलिए। वायु मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। ये पीछा नहीं छोड़ रहा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या सब निकाल लिए होंगे। कितना होगा? 146। बताएं बताएं। एक मिनट शांत रहिएगा। क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन। ये क्या है? परमाणु। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या की। और जो प्रोटॉन की संख्या होगा वो परमाणु संख्या होगा। ये क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान की संख्या कितना है? 238। प्रोटॉन की संख्या 92। कितना होगा? एनर्जी बचा के रखिए, अभी फील्ड भी जाना है। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारी का निर्माण? किसका? बीटा किरण। कैसे ऐसे होता है? कोई बता सकते हैं? सुनिएगा, इसमें अभी 2213 दरोगा मेंस में इसे न्यूमेरिकल पूछा, ठीक है। अल्फा किरण जब निकलता है ना तो परमाणु संख्या -2 हो जाता है। जब अल्फा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या कितना घटता है? 2। और द्रव्यमान संख्या कितना घटता है? -4। वही जब परमाणु बीटा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या क्या हो जाता है? +1। जब बीटा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या +1। द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं, तो संभारिक तो वही कर रहा है। जब कोई चेंज नहीं होगा तो संभारिक होगा। अगर किसी से बीटा किरण निकलेगा तो क्या होगा? वो संभारिक होगा। उसके परमाणु संख्या में चेंज हो रहा है लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा। उसी को तो बोलते हैं क्या? उसी को संभारिक बोलते हैं, ठीक है। मीथेन अणु, आपका जो भी एल्केन ग्रुप का होगा उसमें कौन सा बॉन्ड? सिंगल सहसंयोजी बॉन्ड होगा। सिंगल सहसंयोजी बॉन्ड। जो अल्केन ग्रुप का होगा वो डबल सहसंयोजी बंध। क्या होगा? डबल सहसंयोजी बंध। जो अल्काइन ग्रुप का होगा वो ट्रिपल सहसंयोजी बॉन्ड होगा। तो आपका मीथेन किस ग्रुप का है? अल्केन का है, तो क्या हो जाएगा? एकल सहसंयोजक बंधन। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। यह नियम किसका है? जब परमाणु संख्या के आवर्त फलन बोले तो किसका? मोसले। और जब परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन बोले तो क्या होगा? मेंडलीव। क्या होगा? मेंडलीव। न्यूलैंड स्टक नियम दिया। और रदरफोर्ड किसका खोज किया? केंद्रक का भी खोज यही किया। पुष्पी पादप को किसमें रखा गया? पुष्पी पादप को देखिए, प्लांट को बांटा गया कैसे, थोड़ा देख ले, ठीक है। प्लांट को कैसे बांटा गया? पहले तो 2 पार्ट में बांटा गया, अपुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को कितने पार्ट में? किसमें? 3 में। थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटम कौन आता? कवक, शैवाल, जीवाणु। पुष्पोद्भिद में, पुष्पोद्भिद को दो कितने पार्ट में? दो, नग्न बीजी, नग्न बीजी और आवृत बीजी। आवृत बीजी को दो पार्ट में, आवृत बीजी को दो पार्ट में। किसमें किसमें? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीज पत्री। तो आपका पूछ रहा पुष्पी पादप को किसमें रखा गया? किसमें रखेगा? पुष्पोद्भिद में। किसमें? पुष्पोद्भिद में। फिर पुष्पोद्भिद को दो पार्ट में, किसमें? नग्न बीजी और आवृत बीजी। फिर आवृत बीजी को दो पार्ट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जड़ विकसित किससे होता है? जड़ मूलांकुर से। किससे? मूलांक और परांकुर से तना। जड़ किससे? मूलांकुर से और तना परांकुर से। फेनरोगेमस। तिरपन का होगा फेनरोगेमस। बोला 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? किसने? हिटेकर। 2 जगत किसने दिया? किसने? 2 जगत किसने दिया? लिनियस को क्या बोला जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। लिनियस को क्या बोला जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता। हैकल, हैकल आपको क्या दिया? 3 जगत। कोपलाइन 4 जगत। कोपलाइन 4 जगत। तो आपको पूछा 5 जगत तो कौन हो जाएगा? विटेकर। 3 जगत हैकल, 2 जगत लिनियस, 2 जगत आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता। और 4 जगत किसने दिया? किसने? अब वर्गीकरण का इकाई किसको बोला जाता है? जाति को। किसको? जाति। इसको इंग्लिश में स्पीसीज बोला जाता है। और जीन जो बोले स्पीसीज के बाद आता है। पादप, सबसे ऊपर पादप, उसके बाद जगत, उसके बाद संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद पादप, जगत, संघ, वर्ग, गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, सबसे लास्ट जाति। सबसे लास्ट जाति। इकाई किसको बोलेंगे? जाति को। तो बहुत बार आया हुआ कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। बोलेगा लाइसोसोम और कोशिका भित्ति का निर्माण कहां होता है? इसका जस्ट पीछे वाला सेट में बताएं। लाइसोसोम और कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी काय में। गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी। यातायात का प्रबंधक गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पे गोल्जी। अग्नि निर्जा रोग किसमें? सेव में। अग्नि निर्जा रोग सेव में। पार्श्व विभाज्योत्तक किसके लिए? मोटाई के लिए। किसके लिए? मोटाई के लिए। अच्छा, लंबाई के लिए? शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। लंबाई के लिए शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। और क्या होता है? और उत्तक में क्या होता है? एक और होता है इंटर कैलरी, जिसको बोलते हैं अंतर्बेसी। उसका एक जगह यूज है, जब देखते हैं बकरी दुभी, घास का दुभी जो खाता है, एकदम सबसे आगे वाला पार्ट जो उगता है ना, वो अंतर्बेसी उत्तक। एग्जांपल है, पूछा हुआ सीडीए का क्वेश्चन। कल बीपीएससी का क्वेश्चन देखें, प्राइमरी का, प्राइमरी मास्टर जो बनेगा प्राइमरी लेवल का पढ़ाएगा, उसका क्वेश्चन देखें क्या लेवल था तब। आज का पेपर में दिया कट ऑफ और कम किया जाएगा। नहीं कम करेगा उसको लड़के नहीं मिलेगा। कम करने के बाद भी उसको 70% मुश्किल से स्टूडेंट मिल पाएगा। देखिएगा, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? किसका? निडेरिया का। निडेरिया का एक और नाम है, हम बताएं तो क्या? सिलेंट्रेटा। एक सा एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल पूछता है। सिलेंट्रेटा का एग्जांपल है सी एनीमोन, सी एनीमोन मूंगा, जेलीफिश और हाइड्रा। क्या? हाइड्रा। सी एनीमोन, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा किसका एग्जांपल है? निडेरिया या सिलेंट्रेटा। टीनोफेरा। पोरीफेरम कौन आता है? पोरीफेरम वैसे आता है जो सिर्फ और सिर्फ जल में रहता है। इसमें आता है साइकन, साइकन, मायोनिया, साइकन, मायोनिया, स्पंज। क्या आता है? स्पंज। तो साइकन, मायोनिया, स्पंज किसमें आता है? पोरीफेरा में। सी एनीमोन, मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा किसमें? निडेरिया में। प्रोटोजोआ जानते हैं, प्रोटोजोआ करण जो रोग होता है। परसों हम लोग देखें हीमोग्लोबिन का, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य कौन है? क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। रेटिनॉल,
विटामिन ए राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, पायरोडक्सिन विटामिन, विटामिन B6, B7 को बायोटिन, B7 को बायोटिन, B5 को पेंटेथोनिक, क्या पेंटेथोनिक एसिड, विटामिन B6 सॉरी, रेटिनॉल विटामिन ए, राइबोफ्लेविन विटामिन, B2 B1 थायमिन, B6 पायरोडक्सिन, B7 बायोटिन, B7 बायोटिन, और ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, मतलब बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। और लिगामेंट, अस्थि से अस्थि जोड़ने का काम लिगामेंट, और अस्थि को मसल से जोड़ने का काम टेंडन। कौन? टेंडन। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल? लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। बीपी बंदोपाध्याय तब प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल। हाँ, पहली महिला पायलट दुर्गा बनर्जी। और हरिता कौर प्रथम बस पायलट, एयर बस पायलट। बस पायलट, अच्छा देख लेंगे। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय, प्रथम महिला बस पायलट दुर्गा बनर्जी। ठीक है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा? रूस और फिनलैंड, रूस और फिनलैंड। मैनरिम, कौन? मैनरिम। ड्यूरंट। भारत और अफगानिस्तान, लेकिन भारत का पीओके वाला पार्ट आता है, इसलिए इसको पाकिस्तान अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं। रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन, भारत और चीन, मैकमोहन। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। 17वीं समानांतर रेखा ये होमवर्क रहा मेरे ख्याल से, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। एक बार देख लेंगे कंफर्म होने की। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय क्या? बगदाद। वियना ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय वियना। पेरिस में यूरोपियन स्पेस रिसर्च एजेंसी, इसरो ने इसको ESRO बोलेंगे, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस। अच्छा, हम लोग चंद्रमा पे जा चुके हैं। चंद्रमा पे जब न्यूज देखते हैं ना आप लोग, चंद्रमा पे जहां उतरा चंद्रयान, उस जगह का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। क्या? शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 जो गया था, तो जहां से डिस्कनेक्ट हुआ उसका नाम क्या रखा? तिरंगा। आज मोदी सुबह इसरो गया था, उसका भाषण सुनिएगा, बहुत जनरल करंट से क्लियर होगा। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सारंगी। वाद्य यंत्र और वादक याद कर लेंगे, वाद्य यंत्र और वादक। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। कहां? हैदराबाद। केंद्रीय नारियल अनुशोधन संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। वन अनुसंधान संस्थान और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान दोनों देहरादून। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, और वन अनुसंधान संस्थान और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? साक्षी मलिक। मैरी कॉम ओलंपिक महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली मैरी कॉम। मुक्केबाजी में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम। मिताली राज कहता है कि प्रथम महिला जो दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। पीटी उषा धावक है, उड़न परी के नाम से जानी जाती है। अभी राज्यसभा में इसका मनोनयन हुआ राज्यसभा। वियंतियान किसका है? लाओस का। किसका? लाओस। लेबनान का वियतनाम का। और ताइवान का ताइपे। क्या? ताइपे। बोले लेबनान का लाओस का वियंतियान, लाओस का। और वियतनाम का ताइवान का। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला
कौन? अच्छा, एम लम्सडेन शायद होगा, ठीक है, नाम है एल लम्सडेन। किस खेल में इसको मिला था? क्या खेलती थी? हॉकी। क्या? शायद इसको 1961 में मिला। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एल लम्सडेन। किस खेल से? हॉकी से। तारा चेरियन प्रथम महिला मेयर, प्रथम महिला। अभी पटना की मेयर कौन है? सीता साहू। कौन? सीता साहू। तो प्रथम महिला मेयर बोलेगा तो तारा चेरियन। प्रथम स्नातक प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स में, प्रथम स्नातक प्रतिष्ठा में कौन? कामनी रॉय। प्रथम महिला सर्जन, प्रथम महिला सर्जन कौन? प्रेमा मुखर्जी। प्रेमा मुखर्जी। फिर से एक बार बोलेंगे, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एम लम्सडेन। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन। प्रथम स्नातक प्रतिष्ठा में कामनी राय। प्रथम स्नातक प्रतिष्ठा ऑनर्स नहीं लगाए तो कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन, राधाबाई सुब्रायन। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब? 10 दिसंबर। 7 दिसंबर को पर्वत दिवस मनाते हैं। कौन? पर्वत दिवस, पर्वत दिवस। अब विश्व अस्थमा दिवस भी, विश्व अस्थमा दिवस। 11 दिसंबर को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 23 दिसंबर को किसान दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस। 11 दिसंबर नहीं ध्यान है। पर्वत दिवस कब? 7 दिसंबर। पर्वत दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, किसान दिवस। किनके जन्म दिवस के अवसर पर? चौधरी चरण सिंह। 2001 से मनाया जाता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान 1945। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान 1945। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का है? न्यूयॉर्क। कहां? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है? न्यूयॉर्क। राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? ब्रिटेन की। कहां की? यूएसए का एपी और यूपी, एसोसिएटेड प्रेस और यूनाइटेड प्रेस। कहां का है? यूएसए का। रूस का तास और एक और है नोवोस्ती। तास और नोवोस्ती कहां का? रूस का। इटली का कौन है? अंसा। इटली का अंसा कहां का है? इटली का। इरना कहां का? ईरान। इरना। इतिम कहां का? इतिम इजराइल। इतिम इजराइल। डीपीए जर्मनी। वफा फिलिस्तीन। किस राज्य सरकार द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह? उत्तर प्रदेश। मतलब अगर कोई जेल जा रहा है तो जेल नहीं जा रहा, सुधार गृह जा रहा। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20? कौन? उरुग्वे। फीफा अंडर-20 कौन जीता? उरुग्वे। किसको हराकर? इटली को हराकर। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्च प्रदान करने भारत का पहला हवाई अड्डा? लाल बहादुर शास्त्री। आप कोई भी पूछ देता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां? अहमदाबाद। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय। लाल बहादुर शास्त्री। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। चौधरी चरण सिंह लखनऊ। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया? किनका था? भगवान हनुमान जी का। किनका था? हनुमान। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य? 5 राज्य। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। धन्यवाद।